आज के मुद्दा में हमने 5 सवाल पूछे हैं। हमारा पहला सवाल है कि क्या कहता है 2020-21 का बजट। हमारा दूसरा सवाल है कि बजट पेश होते ही शेयर बाजार में क्यों सुस्ती आई। हमारा तीसरा सवाल है कि टैक्स स्लैब में रियायत तो दी गई मगर क्या घुमा फिरा कर। और हमारा चौथा सवाल है कि क्या लड़खड़ाती मईशत को संभाल पाएगा ये बजट। और हमारा पांचवा सवाल है कि आम आदमी को बजट में क्या मिला। इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी बातचीत होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजीव कौशिक साहब, जो कि सियासी तजियाकार हैं, प्रोफेसर देवराज सिंह, आप भी सियासी तजियाकार हैं, और सोशल एक्टिविस्ट आरफा खान, जो खवातीन का मौक़िफ़ भी पेश करेंगी। संजीव कौशिक साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं। कैसे देखते हैं इस बजट को? तकरीबन 2 घंटे 42 मिनट तक लगातार बजट को हम बैठ के सुन रहे थे। जितनी समझ में आई, समझ के अनुसार एक छोटी सी 2 लाइन में कि जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर एक बार चतुर चालाक और फुर्तीले बंदर को राजा बना दिया। एक बार एक शेर आया और एक मेमने को उठा के ले गया पिंजरे से बाहर। सारे लोग दौड़ के गए बंदर के पास कि चलिए जल्दी मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं। बाद में बंदर ने बताया कि बचा पाऊंगा या नहीं बचा पाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बताओ मुझे। वही था आज का बजट। क्या मिलने वाला है देश को? लगातार 2 घंटे 42 मिनट में एक बार भी चर्चा नहीं करी गई कि बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते। खजाना बिल्कुल खाली है। आपने जो टैक्स स्लैब के बारे में चर्चा करी है, आप इधर से कभी कान पकड़ते हैं, कभी इधर से कान पकड़ते हैं। इसको छोड़ दे तो इसका लाभ लीजिए, इसका लाभ लेना है तो उसको छोड़ दीजिए। बात तो बराबर ही हो गई। करना क्या चाहते हैं आप? केवल उलझा के आपने रख दिया। एक तरह से आपने बताया कि 2022 तक जो हमारे देश के किसान हैं उनकी आमदनी आप दुगुना करने वाले हैं। केवल एक पंपिंग सेट के सहारे एक ऐसा आपने लॉलीपॉप थमा दिया कि उसके सहारे वो अपना निकाल लेंगे। कई सवाल लोगों के मन में थे शिक्षा के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में। अरे साहब, आपने तो हमने बचपन से सुनते चले आए कि आप लोग एफडीआई के खिलाफ में बात करते चले आए कि एफडीआई देश को बर्बाद कर देगी, दोबारा गुलामी की तरफ ले जाएगी। शिक्षा को भी नहीं बख्शा आपने, उसमें भी एफडीआई को घुसेड़ दिया आपने। देवराज कहां देवराज कौन से सवाल किए जाए? आपसे सवाल है कि जिस तरह से मुल्क की मईशत लड़खड़ा रही है, रोजगार जा रहे हैं, कारोबार डूब रहे हैं, जीएसटी है और भी टैक्स है, इसको देखते हुए ये जो बजट है, क्या आपको लगता है कि ये लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को संभाल लेगा ये बजट? देखिए, जिस तरह से बजट पेश किया गया है, इस बजट में इंटरनेशनल मार्केट को भी ध्यान में रखकर, चाइना को विशेषकर ध्यान में रखकर, वहाँ पर चाइना की जो इकोनॉमी है, डिजिटल वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैन्युफैक्चरिंग की बात आ रही है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी इकोनॉमी कोई सस्टेन नहीं है, वहाँ भी डिक्लाइन ही हो रहा है। और जहाँ तक रही इस समय जो बजट पेश किया गया है, तो इस बजट किसी एक सेक्शन का नहीं है सोसाइटी का। सभी सेक्टर हैं, सोशल सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री है, सारा है, बैंकिंग है। तो इन सभी को ध्यान में रखते, सर्विस सेक्टर भी है, तो इन सभी को कैसे खुश रखा जाए। ये जो आंकड़ेबाजी है, बजट में आंकड़ेबाजी है, पक्ष अपनी तरफ से रख देता है और विपक्ष अपनी तरफ से रख देता है, और उन्हीं आंकड़ों को कोई आंकड़ेबाजी का खेल आप बता रहे हैं। जी मैं जी आपके पास आना चाहूंगा। आप से सीधा सवाल है, बहुत आसान लफ्जों में समझाने का, जितना अगर आपको भी समझ। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो बातचीत है, जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, मिल्लत के लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं, तो आसान लफ्जों में बात जाए। मिडिल क्लास के लिए, बहुत बड़ा मिडिल क्लास हिंदुस्तान में है, ये बड़ा तबका है, क्या आपको कुछ मिलता इस बजट में दिख रहा है? और ऐसे में जबकि खातून वज़ीर मालियात ने बजट पेश किया है। देखिए इमरान भाई, जब कोई बजट आता है तो खास करके मिडिल क्लास और किसानों की ज़्यादातर नज़र जो रहती है वो टैक्स पेयर की ज़्यादा रहती है, कि वो कहीं ना कहीं देखता है कि उससे उसको क्या बचत हो रही है। टैक्स पेयर का तो भला होता दिख रहा है। हाँ, तो उसके अंदर नहीं भला क्या हो रहा है, उसके अंदर देखिए, ये पहले भी था, ऑप्शन हमारे सामने एक तरीके से क्रिएट कर दिया गया। जब बजट आता है तो बजट को कई पैमानों से देखना पड़ता है, और इस बजट में जो एक तरीके से मैं कहूँगी कि मैंने पूरा बजट देखा, और पूरा बजट सुनने के बाद जब मुझे ये जो समझ में आया है अभी तक, वो यही समझ में आया है कि बार बार ये बात हो रही है कि मिडिल क्लास को जो है फायदा इसमें पहुंचा है। मैं ये देख रही हूँ, बहुत ही निराशपूर्ण मुझे ये बजट नजर आया है, क्योंकि देखिए जहां तक जी, आप तो एक खातून हैं और हाँ, खातून के लिए बहुत ज्यादा
पैसा एलोकेट हुआ है 28,600 करोड़ तकरीबन खातून के लिए मुख्तस किया गया, एलोकेट किया गया बजट। देखिए बात यह है कि जब देखिए एलोकेट आप जितना मर्जी आप कह देते हैं कि हमने इतना एलोकेट कर दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे काम कितना होता है ये ज्यादा अहम होता है। देखिए ऐसे पिछले बजट के अगर आप देखेंगे तो पिछले बजट में भी यही हो रहा था कि काम, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, ग्राउंड रियलिटी पे कितना काम होता है, इस पे देखने की जरूरत है। तो जहां तक हम ये कहते हैं, हमारे अगर खातूनों की बात हो रही है कि अरफा जी दिक्कत ये है कि आपको यकीन ही नहीं है, आपको हुकूमत पर यकीन नहीं, लगातार आप हमारी डिबेट का हिस्सा रहती हैं, हमने देखा है सीए को लेकर भी मैंने आपको सुना है। अगर यहाँ पर एक लंबा चौड़ा पूरी एक मंसूबा तैयार किया गया जिसमें सभी तबकों को शामिल करने की कोशिश की जैसा कि दिखाया जा रहा है, उसके बाद भी अब जब काम धीरे धीरे शुरू होगा, हर चीज पर अमल होगा, अभी वक्त है, तो उस पर भी आपकी तनकीद, क्या हमें कुछ मामलों में पॉजिटिव नहीं होना चाहिए? नहीं देखिए इमरान भाई, ये ऐसा ना आपको लग रहा है कि हम लोगों को ये सरकार से हमें विशेष जो है मतलब नफरत है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब भी बजट आता है तो ये लोग उम्मीद लगाते हैं, खास करके मिडिल क्लास, किसान, रूरल, अर्बन, सब हर तबका जो है वो बहुत उम्मीद लगाता है सरकार से, और जब वो सरकार उनकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती है तो ये एक निराशाजनक बात होती ही है। ये इस बात को चाहे आप मानिए चाहे मत मानिए, अगर आपको ये लगता है कि इसमें मेरा विरोध नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं हर तबका, क्योंकि अगर रोजगार की बात करेंगे, अगर आप निवेश की बात करें, आप LIC की बात करें, आप जो है LIC में कितने निवेशक हैं और कितने निवेशकों को अब आप ये देखिए आपने उनको कहां खड़ा कर दिया है। तो बात ये है कि आपको अगर लगता है कि अगर सरकार के विरोध में हम बात कर रहे हैं तो हम उसकी किसी नीति से इत्तेफाक नहीं करते, ऐसा नहीं है कि उसकी किसी नीति से इत्तेफाक नहीं करते। हाँ जरूर मैं इस जो सेक्टर कहूंगी कि जो एक हमारा था जो 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का जो टैक्स फ्री कर दिया है, इसमें जो है कहीं ना कहीं लोगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन उसमें भी हमें ऑप्शन क्रिएट कर दिया, डिडक्शन वाला जो सेक्टर हमारे सामने जो खड़ा कर दिया है, तो एक कहीं ना कहीं वो भी है कि आप डिडक्शन अगर आप लेते हैं तो आप इस स्लैब में आएंगे और डिडक्शन नहीं लेते हैं तो आप इस स्लैब में हैं। मतलब बात साहब ले देखकर वो ये कहना चाह रहे हैं, एक एक करके हम बात करेंगे इमरान भाई। किसानों से शुरुआत करते हैं। 2022 तक टारगेट रखा गया है कि किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, लेकिन अभी जो पिछला बकाया है वही नहीं दिया गया है। संजीव कौशिक साहब से इसका जवाब लेना चाहेंगे, तो ये आमदनी कैसे दोगुनी होगी? आपको याद होगा कि पिछले साल की ही बात है, प्रधानमंत्री जी गए थे, किसी महिला से पूछा था, दोगुनी की बात हो गई थी, बाद में कैसे भेद खुला, जैसे भेद खुला किसी और पत्रकार ने उसके बारे में बात करी, उसकी क्या स्थिति हुई सारे लोग जानते हैं। देखिए शब्दों की बाजीगरी पे मत जाइए, किसान सबसे ज़्यादा बदहाल है आज के युग में। आप महाराष्ट्र की स्थिति देख लीजिए कि किस तरह से किसानों ने वहाँ आत्महत्या की है, रिकॉर्ड आत्महत्या। आज किसी किसान से यदि आप मिलिए कि आप किसानी करना चाहते हैं तो वो पूछेगा कि कोई विकल्प हो तो हमें बताओ, हम किसानी से ऊब गए हैं। सवाल यह है कि आप पूरे बजट में आप बजट के बारे में देख रहे थे, सुन रहे थे, सबसे बड़ी समस्या है कि किसान जो फसल उपजाता है और जो आपके यहाँ तक, आपके घरों तक सरकार तो कहती है संजीव कौशिक जी, कि अन्नदाता का भला करने वाली सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। फसल जो उगाता है और हम तक जो पहुंचता है, बीच में बिचौली है जो 3 रुपए का फसल उससे आलू खरीदते हैं और हमारे यहाँ यदि वो 30 रुपए तक पहुंचता है, तो 20 का जो 27 रुपया जो खा जाने वाले लोग हैं, उसके बारे में सरकार ने ऐसी कोई रणनीति बनाई है क्या? उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इस तरह से जो गैप है, जो जहां पे लूट मार मची हुई है, उसके बारे में आपने, ठीक है, इसका मैं स्वागत करता हूं कि आपने भंडारण के लिए यदि कोई सिस्टम की बात करी है। अब कितना आप उसको लागू कर पाते हैं, बहुत सारी बातें बजट में आती है इस तरह से, अब वो आने वाले वक्त में दिखेगा, लेकिन फिर भी पॉजिटिव यदि है तो उसका स्वागत होना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी लीडर शिवम त्यागी जी भी जुड़ गए हैं। शिवम जी, आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर और इस बजट पर संगीन सवाल और इल्जामात लग रहे हैं कि मेरा सीधा सा सवाल यह है कि जो इस वक्त इकोनॉमी के हालात हैं, मईशत, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, संभाल पाएगा आपका ये बजट? देखिए बिल्कुल संभाल पाएगा। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि इस बजट में कौन सा ऐसा तबका है जिसको कोई आराम नहीं मिला हो, कौन सा ऐसा तबका है जिसको कोई फायदा नहीं पहुंचा हो। मैं पहले शुरुआत करूंगा, जो एक सवाल की बात हो रही थी कि आप LIC का एक जो LIC को बेचने की आप बात कर रहे हैं या फिर जो भी आप कर रहे हैं, ये मतलब आप उसके इन्वेस्टर्स को कहां पहुंचाना चाहते हैं? मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि LIC का बहुत ही नॉमिनल हिस्सा, ना तो कंट्रोलिंग शेयर्स बेचे जा रहे हैं, ना बिल्डिंग बेची जा रही है, ना फिक्सचर फर्नीचर बेचा जा रहा है। आप इस बात को समझिए, उसके बहुत ही नॉमिनल शेयर्स बेचे जा रहे हैं।
इल्जाम ये लगता है कि इल्जाम लगता है, मेरा इल्जाम नहीं, लोग कहते हैं कि सरकार सरकारी डेटा में भी हेरा फेरा कर रही है। अब ये तो कमाल की बात हो गई ना। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हो सकता है, इनफेलेबल नहीं है। आप सीबीआई को नहीं मानते, आप ईडीए को नहीं मानते, आप पुलिस को नहीं मानते, आप सरकार को नहीं मानते, तो बताइए ऐसी कौन सी लॉबी क्रिएट करूं जिसको आप मानेंगे? मेरे बराबर में बैठे हुए मेरे मित्र कह रहे हैं हाँ अच्छा है कि सरकार ने भंडारण के लिए कुछ कोल्ड स्टोरेज की बात करी है, लेकिन वो होगा या नहीं पता नहीं। अरे कमाल की क्रिटिसिज्म पॉलिसी है आपकी। आप ये भी कह रहे हैं कि अच्छा है, साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं अब होगा या नहीं पता नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर अब टैक्स स्लैब की एक बात और आई थी बीच में अभी कि यहां पर एक ऑप्शन दे दिया आपको कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस स्लैब को नहीं ले सकते, अगर आप इस स्लैब में हैं तो फिर टैक्सेशन से आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मैं वहां पर भी एक पॉइंट बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको जबरदस्ती टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि सुनिए मैं आपको स्वास्थ्य योजना के तहत जो है आपको बीमा दे रहा हूं, आपको सारी चीजें दे रहा हूं, बावजूद उसके आप अगर चाहते हैं आप इस स्लैब में आइए, आपको फालतू कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते तो जाहिर है वहां पर अगर आप 10 लाख तक की इनकम आपकी है तो सीधा सीधा सरकार आपको कह रही है मैं स्लैब में नहीं जाना चाहता। उसको लोग शायद नहीं समझ पाते। अगर आप 10 लाख रुपए तक सालाना कमाते हैं तो आपको सीधा 27,600 रुपए का फायदा होता है। अगर आप 15 लाख रुपए कमाते हैं तो दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स 47,600 रुपीज, जो कि स्ट्रेट फायदा है। 2014 से पहले इसी देश में 2.5 लाख रुपए कमाने वाला एक व्यक्ति जब जैसे ही 2.5 लाख रुपए से 1 रुपया ऊपर पहुंचता था उसको टैक्सेस देने पड़ते थे। आज साहब मात्र 6 साल में हम 5 लाख से ऊपर पहुंच गए और स्लैब कहां पहुंच गया? आप अभी भी कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को पैसा नहीं मिल रहा। जीएसटी की मार तो आवाम पर भी पड़ रही है ना। जीएसटी के लिए इल्जाम तो ये लग रहा है ना कि घुमा फिरा कर फिर कान पकड़ लिया। तो आप मतलब क्या चाहते हैं, किसी भी देश में टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए? नहीं, टैक्सेशन होना चाहिए, लेकिन टैक्स तो हुकूमत के लिए जरूरी है, लेकिन टैक्स के लिए अगर आप कौटिल्य को पढ़ेंगे तो टैक्स का जो उन्होंने सिद्धांत बताया है, उन्होंने लिखा है कि मधुमक्खी की तरह होना चाहिए कि मधुमक्खी जैसे फूल से रस लेती है और फूल को एहसास नहीं होता और वो शहद इकट्ठा कर लेती है। तो आप आवाम को चूसिए नहीं, मधुमक्खी की तरह। मैं बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि बिल्कुल भी नहीं चूसा जा रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप टैक्सेस की बात करेंगे तो वो एक अलग बात है कि वहां पर फैसिलिटीज यहां से ज्यादा हैं, लेकिन अगर टैक्स स्लैब्स की बात करेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज में तो हालत यहां तक है कि आपको 70% तक टैक्स देना पड़ता है। बहरहाल भारत सरकार कुछ ऐसा नहीं करने जा रही है। और जहां तक बात सिंप्लीफिकेशन की है, करीब 122 बार हमने जीएसटी में सिंप्लीफिकेशन किए हैं पिछले समय में, और आने वाले समय के लिए भी इस देश के वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर कोई भी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत हुई और किसी भी स्लैब में अगर लगता है कि पब्लिक पर बर्डन पड़ रहा है तो आप उसे भी कम करेंगे। इसके अलावा आप अगर हम बात करें एजुकेशन की तो 99.300 करोड़ मतलब करीब 100 करोड़ से ज्यादा का 100 करोड़ के आसपास का बजट हमने एजुकेशन को दिया है, जिसमें स्किल्ड लेबर की बहुत जरूरी बात है। लोग कहते हैं कि हमारे देश में युवा बहुत है, लेकिन युवा बावजूद होने के बावजूद भी हमारे देश में स्किल्ड लेबर की कहीं ना कहीं कमी है, जिस पर मोदी जी ने कहा है कि हम करीब 112 कॉलेजेस के साथ स्किल्ड एजुकेशन का भी एक हब बनाने की बात कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने अलग से करीब 70 करोड़ रुपया ऐड किया है। 1.7 लाख करोड़ अगर हम बात करें तो हमने स्पेशली डेवलपमेंट के लिए मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, जिसमें रोड्स हैं, क्योंकि 2014 से पहले इस देश में करीब 13 किलोमीटर पर डे बनता था, अभी 33 बनता है। तो ये शिवम साहब जी, आप लगातार बात कर रहे हैं और हम आप पे लौटेंगे। देवराज जी, आपसे हम सवाल ये करना चाहते हैं कि एक स्टडी इन इंडिया का भी बजट में जिक्र हुआ है, तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, तालीमी मेयार है, स्कूल का जो स्टैंडर्ड है और इसके अलावा असातिज़ा टीचर्स के का जो मेयार है, उससे लगता है कि स्टडी इन इंडिया कामयाब हो पाएगा? देखिए, पॉसिबिलिटी है। गवर्नमेंट जिस तरह से सोच रही है बनाए कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को, एफडीआई की भी बात कर रही है यहाँ पर जी, तो एजुकेशन पे जो बजट है बढ़ा हुआ बताया है इसमें जो आ रहा है, तो इसके लिए जहाँ तक लग रहा है कि ये एजुकेशन में इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। एजुकेशन के लिए आपके मुताबिक बेहतर है ये बजट, पॉजिटिव है। संजीव कौशिक जी लगता है? जी बोलिए, सवाल कुछ कर रहे थे। देवराज सिंह जी कह रहे हैं ना एजुकेशन के तई ये बहुत बेहतर कदम हो सकता है, आगे आने वाले दिनों में इसका असरात दिखेंगे। हाँ, निश्चित तौर पे जब कोई बजट बना है और लाया गया है तो दो पक्ष हैं उसके, एक आलोचक भी हैं और एक उसके पक्ष में भी हैं। मेरा मानना यह है कि जिस जीएसटी के बारे में अभी शिवम भाई बता रहे थे, आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि उस जीएसटी में जितनी दफ़ा आपने हेर फेर करी है जिसकी वजह से बाजार में अस्थिरता का माहौल है,
कोई निवेशक निवेश नहीं करना चाहता, उसको पता नहीं है कि क्या किस स्थिति में है। आप नए इन्वेस्टमेंट करने वाले को इन्वेस्टर इसी वजह से नहीं आ रहे हैं कि आपकी कोई नीति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आप इसे एक पॉजिटिव तरीके से मान रहे हैं कि हमने इतने बार इसमें बदलाव करी, लेकिन उस बदलाव से अफरा तफरी का जो माहौल है उसके बारे में आपने एक बार भी चर्चा नहीं की। और आपने जो अभी कहा, जो फालतू जो टैक्स के बारे में जो आप चर्चा कर रहे थे कि जो फालतू वो इन्वेस्टमेंट करते थे वो इन्वेस्टमेंट से बचेंगे, दो ही तरीका होता था ना, यदि इन्वेस्टमेंट करते थे तो रिटायरमेंट के बाद उसका लाभ मिलता था। पेंशन दे रही है सरकार आपको पहले ही? नहीं, उसका लाभ पे दे दीजिए संजीव जी, हम आपको अच्छी पेंशन देंगे आपके बुढ़ापे में। क्यों चिंता करते हैं? ये सरकार आपका फिक्र कर रही है। नहीं, सरकार क्या फिक्र कर रही है? वो मतलब हजारों लाखों आप प्राइवेट कंपनीज में लगाएंगे, इससे बेहतर है 100 रुपए सरकार को दीजिए, आपको एक पेंशन मिलेगी 50 साल के बाद। वो देश की जनता, और आपको तो वैसे भी जरूरत नहीं है, आप तो करोड़पति व्यक्ति हैं, ये तो उन लोगों के लिए जिनको जरूरत है। अरे साहब, सरकार की ये नीति रही है कि आप जो पैसे कमाते हैं वो दोनों हाथ से लुटा दीजिए, खर्च कर दीजिए और बाद में आपके हाथ में कुछ न रहे। यदि आप इकट्ठा करते हैं तो उस पर सरकार की निगाह फिर से गलतफहमी। इसी देश में 1995 का एक रूल बना हुआ था, इमरान भाई आपको बहुत अच्छे से याद होगा। अभी जब पीएमसी बैंक घोटाला हुआ था तो उसमें किस तरह से विपक्ष ने क्या हंगामा खड़ा कर दिया था इस देश की सड़कों पर। 95 से लेकर ये सरकार में रहे और फिर उसके बाद 2014 तक भी ये सरकार में रहे 10 साल। इनको कभी नहीं लगा कि वो जो बैंक गारंटी कस्टमर को सिर्फ 1 लाख रुपए की मिलती है, 1995 का बना हुआ रूल है। कल अगर बैंक कहीं भाग जाता है या कॉर्पोरेटिव बैंक में कोई दिक्कत होती है तो कस्टमर का क्या होगा? बैठे रहे चुपचाप उन फाइलों को दबाए। नहीं, इसमें लोग कह रहे हैं इस पे मजाक उड़ा रहे हैं। शिवम जी, आपके इस बात पर ना लोग सोशल मीडिया पे लोगों की मैं बात कर रहा हूं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि लगता है कि कुछ और बैंक डूबने वाले हैं। देखिए, आप मजाक उड़ा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। सोशल मीडिया इस देश में कोई कंट्रोल नहीं करता। एलआईसी को लेकर भी मजाक उड़ाने लेकिन एलआईसी को भी सुन लीजिए, एक चीज और जोड़ लीजिए, कस्टमर के पैसे पर कोई परेशानी आती है तो ये एक सच्चाई है कि उसको 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी दी जा रही है। अब आप इसको मजाक की तरह लेना चाहें या फिर आप उस एलआईसी को भी अपना बीमा करा लेना चाहिए, पैसे को परेशानी, एलआईसी को भी अपना बीमा करा लेना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है अगर आप इस चीज को आज कोस रहे हैं तो सबसे पहले इमरान भाई, जब आप शायद पैदा हुए होंगे उसके कुछ साल बाद 1991 में जो सरकार थी उसको आपको कोसना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पॉलिसीज तो वहीं से आई हैं, उसी पॉलिसी पर सरकार चल रही है। और आईपीओ देना किसी भी कंपनी का, सरकारी कंपनी का, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कंपनी बेच दी, ना तो उसके फिक्सचर फर्नीचर बेचे जाते हैं, ना उसकी बिल्डिंग बेची जाती है, ना उसका कुछ बेचा जाता है, सिर्फ कुछ शेयर्स बेचे जाते हैं, ताकि जो एक लेथार्जिकनेस होती है वहां के एक एम्प्लॉय में किसी तरह से चीजें बेहतर हो और सरकार को जो एक प्रॉफिट आना चाहिए वो आता है। लेकिन किसी भी तरह से कंट्रोलिंग सिचुएशन ना तो एक प्राइवेट कंपनी की होती है ना व्यक्ति की। अगर आप इसको गलत समझते हैं तो मुझे लगता है वापस जाइए 1991 में, चक्र पीछे घुमा देते हैं, 1991 में जाइए, उस गलती को ठीक करके और फिर वापस 2020 में आ जाते हैं। अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसी देश में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें कहीं ना कहीं प्राइवेट आईपीओ दिए गए। शिवम जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है। शिवम जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है, सिंपल सवाल है। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं एक प्राइवेट रोजगार मेरे पास है, मैं नौजवान हूं, मुझे समझा दीजिए, मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो देख रहे होंगे, जो समझना चाह रहे होंगे कि ये बजट एक किसान के लिए, एक नौजवान के लिए, एक मामूली रोजगार हासिल करने वाले के लिए किस तरह से बहुत फायदे वाला है। बहरहाल, सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, मुबारक हो, जब आप खड़े होकर अपनी जेब देखेंगे तो सरकार ने डायरेक्ट आपको 27,600 रुपए आपकी बैंक जेब में डाल दिया है। ये आपके टैक्स रिबेट है जो आपको मिली है आज के बाद से। एक दूसरा, आप किसान के बेटे भी हैं, तो किसान के लिए भी इसी सरकार ने कहा है कि हम 25 लाख ट्यूबवेल्स को आगे लेकर बढ़ेंगे, जो लेकिन पुराना बकाया भी तो बचा हुआ है। बकाया बचा हुआ है मतलब समझा नहीं सर, मैं बताइए। किसानों का पुराना जो बकाया बचा हुआ है वो किसानों की खुशहाली, बहाली और तरक्की 2022 तक का, 2022 तक का जो आपने टारगेट रखा है कि इनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। हाँ जी, आमदनी डबल करने के लिए क्या जरूरी है आप ये देखिए। कई बार जितना भी ऑर्गेनिक फसल का सिस्टम है इस देश में और पूरी दुनिया में, अभी ऑर्गेनिक बहुत जबरदस्त तरह से बढ़ रहा है। एक बात बीच में अभी मेरे मित्र ने ये भी कही थी कि जिस तरह से बीच में वो बिचौलिए होते थे, सरकार उस माल को खरीदने में सही सिचुएशन में, सही दिशा में नहीं होती थी, तो उस वजह से बहुत परेशानी होती थी। सरकार कहती है कि 2022 तक हम आपको भंडारण के लिए तमाम केंद्र बनाकर देंगे। उसके साथ साथ डायरेक्ट आपकी जो ऑर्गेनिक खेती है, अनऑर्गेनिक खेती है, उसको बढ़ाने के लिए और उसकी खरीदारी के लिए हम सारी चीजें ऑनलाइन करेंगे, ताकि आने वाले समय में किसान को किसी तरह की परेशानी ना हो और बिचौलियों को अपना सामान ना बेचना पड़े।
तो जाहिर है किसान को उससे राहत भी मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2.83 लाख करोड़ जो है 2021 तक हम खर्च करने वाले हैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर। स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता पर हम करीब 1100 चलिए हम करोड़ खर्च करने इन वाले सब पे हैं। एक एक करके आएंगे। यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी ये डिबेट, ये बहस जारी रहेगी। ब्रेक के बाद खैर मकदम है बजट को लेकर के हमारी ये खास कवरेज इस वक्त, और मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल भी है। उनसे हम लगातार तमाम मामलों में बहुत आसान लफ्जों में चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप तक सही बात पहुंचे और चीजें समझ में आए। एक बार फिर से मैं आरफा जी के पास जाना चाहूंगा। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है, मेरे साथ ही अब्बास मेहंदी भी मेरे साथ हैं। आरफा जी, आपने कहा एक गृहिणी के तौर पर अगर हम बात करें, एक घरेलू खातून के तौर पर हम बात करें, तो उनको लेकर के ये बजट आपको कैसा दिख रहा है? मिडिल क्लास की मैंने आपसे शुरू में बात की थी, घरेलू खवातीन की हम बात करें, नौकरी पेशा खवातीन की भी अगर हम बात करें। देखिए, सबसे बड़ा जरूरी होता है कि हाथ में पैसा, जब हाथ में पैसा होता है तो आदमी स्पेंड करने के बारे में सोचता है, लेकिन जब हाथ में पैसा नहीं होता तो खास करके देखिए, आपने नौकरी पेशे की बात की तो मैं नौकरी पेशे से कहूंगी कि इस बजट में जो मुझे निराशा हुई है वो रोजगार नहीं मतलब मिला है। तो रोजगार के लिए कुछ ऐसा नहीं आया। तो क्योंकि अगर देखिए नौकरी पेशे की अगर आप बात करें तो नौकरी पेशे में अगर आदमी कुछ बचा नहीं पाएगा तो स्पेंड क्या करेगा? तो स्पेंडिंग के लिए भी थोड़ा सा ये मतलब जो मुझे समझ में आया है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी कुछ नहीं मिला है। दूसरा ये कि जहां तक 5 ट्रिलियन डॉलर की बात की जाती है इंडिया को ले जाने की, तो वहां पर भी मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके लिए कोई ऐसी नीति नहीं है, यहाँ पर इस तरीके की कोई ऐसी सोच मुझे नजर नहीं आई इस बजट के अंदर। और खास करके अगर ये किसानों वाली भी अगर हम बात करें, किसानों के उसमें भी बात करें, तो वहां पर भी ऐसा कुछ मुझे खास नजर नहीं आया, क्योंकि किसानों के लिए कुछ है ही नहीं। अब निवेश हम तब करेंगे ना जब हमारे पास पैसा आएगा। तो ऑलरेडी जीएसटी के आदमी मार झेल रहा था। दूसरा ये कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं होगा, रोजगार के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, इसके लिए इंडिया पहले ही फेल हो चुका है। लेकिन मैडम 15 लाख करोड़ रुपए देने का बजट में वादा नहीं, बजट में तो बहुत सारे वादे होते हैं, वो वादे पूरे तो हों, वो वादे किए तो जाए, क्योंकि देखिए पैसा आपके पास है नहीं तो आप करेंगे क्या? आप चाहे आप जितना मर्जी वही वाली बात है ना, 5 ट्रिलियन डॉलर की आप इंडिया को ले जाने की बात करते हैं, बट हाथ में कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि और पांच और स्मार्ट सिटी बनाकर देंगे, रेलवे को प्राइवेटाइज 5 और स्मार्ट सिटी बनाकर दे रहे हैं। तो वो तो ये तो सिर्फ वादे हैं, आप वादे करते रहिए, क्या फर्क पिछले 100 का तो अभी ठीक से था पता नहीं है, 5 और का आपने सही कि बिल्कुल ऐड कर लीजिए। 12,000 शहर है इस देश में, और अगर आपको 100 का पता नहीं है तो मैं आपसे कहूंगा खास तौर पर, कल ही आपको लेकर चलूंगा। अगर आप इस देश में सड़क की, हम एक शहर का मतलब क्या होता है, वहां पर बेहतर इलेक्ट्रिफिकेशन, बेहतर बिजली, वहां पर बेहतर पानी, बेहतर सुविधाएं, यही सब होता है ना एक शहर का मतलब। अगर मैं और स्मार्ट सिटी की जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको लेकर चल सकता हूं इसी देश में 2014 से पहले। अगर आप किसानों के हालत में, मैं अपने शहर की बात बता देता हूं आपको, मेरठ जैसे शहर में अगर आप बिजली के हालात जानेंगे तो वहां पर 4 से 5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं थी। आज वहां पर 22 से 24। अरे बेहतर शहर का मतलब क्या होता है? बेहतर स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? आपसे स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? सवाल स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं होता कि चेहरे पर क्रीम पाउडर लगा दिया तो वो स्मार्ट हो गया। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है बेहतर बिजली, बेहतर पानी, बेहतर सड़कें, बेहतर सुविधाएं, बेहतर स्कूल। जाहिर है इसका मतलब ही स्मार्ट शहर होता है जी। संजीव कौशिक, 6 साल में, संजीव जी 6 साल में जिन शहरों को टारगेट किया गया था उनमें कुछ दिखा आपको ऐसा? कुछ बेहतरीन? ये तो परिभाषा ही अलग बता दिया इन्होंने। अब इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। तो आप बताइए आपकी परिभाषा क्या है? जिन शहरों का चयन हुआ, अरे साहब सुन तो परिभाषा क्या? नहीं, मैं परिभाषा सुनना चाहता हूँ। आप जिन शहरों का चयन किया गया था उन शहरों के बारे में बात करेंगे या आपके हम गांव के बारे में? स्मार्ट शहर के मुताबिक आपकी परिभाषा मतलब अरे मेरे परिभाषा की बात छोड़ दीजिए, जिन शहरों की बात की गई थी, जिनका चयन हुआ था उसके बारे में बात करें ना। वहां पर बेहतर सुविधा है, बेहतर स्वास्थ्य है। आप कहते हैं कि स्मार्ट शहर का मतलब क्या है? स्मार्ट शहर का यही तो मतलब होता है कि वहां पर सारी सुविधाएं अच्छी हो, उसी को तो स्मार्ट शहर कहेंगे। ऐसे ही कुछ और शहर बना देंगे आप।
बिल्कुल बनाएंगे और बेहतर करेंगे। 12,000 शहर है, मैं कह तो रहा हूं। यही मैं कह रहा हूं कि देश की जनता इस बात को खूब समझ रही है कि शब्दों की बाजीगरी के अलावा कुछ नहीं है ये ऐसी एक लॉलीपॉप आपको थमा दे रहे हैं कि फिर आप इसको समझने और का उसका प्रयास असर शहर की समझने का प्रयास बेहतर करते हैं। शहर उसका किसे असर कहते हैं, आज उसकी देखने को मिल परिभाषा नहीं गया है। शिवम जी, उसका असर आज ही देखने को मिल गया। शेयर बाजार में आज सुस्ती और गिरावट क्यों थी? जी बिल्कुल नहीं। पहली बात तो बाजार पूरी तरह से खुला नहीं था, और अगर आप इसको पूरी तरह से बाजार को इससे जोड़कर देख रहे हैं तो शाम तक बाजार खुला ही नहीं था। पूरी तरह से बाजार नहीं खुला हुआ था। आज आप सबसे पहले अभी गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं पहले ही गूगल करके आया था, मुझे पता है ये सवालों के जवाब मुझे देने होंगे। ठीक है बताइए, पूरी लास्ट तरह टाइम से कितने सवाल पर बंद पूरी हुआ था? तरह से आज बाजार खुला नहीं था, 800 पे लॉस पे गया है। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि आप शेयर बाजार का क्या हाल है, तो आप कल देखिएगा जरूर शेयर बाजार आपको इसमें फ्लरिश करता हुआ नजर आएगा। लेकिन बजट की जहां तक बात है और जहां तक आपने ये जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस, जिस आत्मविश्वास के साथ आप ये मामला ठोकते हैं ना, ये सबसे बड़ी खासियत शिवम, है। अभी थोड़ी देर पहले आत्मविश्वास नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है? आप भी आत्मविश्वास ले आइए। अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर खजाना निर्मला जो ये बार-बार खड़े हमारे होकर ये जो शब्दों की बाजी करी है, बस यही है। उन्होंने बाजार की हालत पे कहा भी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। अभी थोड़ी देर पहले जी बिजनेस पर हमारे मुआविन चैनल पर वजीर खजाना थी, बाजार की हालत पे उन्होंने भी कुछ बोलने से इनकार कर दिया। आप एक काम करिए, मैं अभी शब्द नहीं, जवाब नहीं है क्या? चैनल का नाम नहीं लेना चाहता। अभी एक रिसेंट इंटरव्यू दे रही है बैठ के, अगर आप वो एक बार गूगल कर लेंगे तो उसमें वित्त मंत्री मैं अभी अपने चैनल की बात, मैं भी हमारे साथ मैं भी ठीक है, मैं बता देता हूं। रिपब्लिक पर अभी एक इंटरव्यू इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर दे रही हैं, आप गूगल कीजिए। उनसे पूछा गया कि बाजार की कहा क्या हालत है, क्या सिचुएशन है, क्यों ऐसा लग रहा है कि बाजार को तो पूरी तरह से नहीं खुला था इसलिए गिरावट हुई आपके? हाँ, आने वाले समय में देखिएगा बाजार की स्थिति भी सुधरेगी, और जो बजट है इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी आपको देखने को इस अर्थव्यवस्था पर जरूर मिलेंगे। देवराज सिंह जी कैसे देखते हैं? शिवम की बातों से कितना कमाल, शब्दों की बाजीगरी, जादूगरी जो शिवम भी अच्छे से जानते हैं। देखिए, ओवरऑल में मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट में किसी विपक्ष और पक्ष की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरह से बजट जो आया उसको हमें एक एवेल्युएट करना चाहिए उसी तरह से। तो इसमें जो बजट आ रहा है इसमें हमें ये देखना है कि किसानों को क्या मिल रहा है, किसानों की स्थिति क्या है, क्या उनके लिए पॉसिबिलिटी बन रही है इन्होंने जो प्रोविजन किया है। जहाँ तक अभी स्मार्ट सिटी की बात हो रही, तो स्मार्ट सिटी किस लिए बनाए जा रहे थे? एफडीआई के लिए, जो भी फाइनेंस विदेश के जो लोग आएंगे उनके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके लिए डेवलप करने का था। तो ये आज की डेट में जो सबसे यहाँ कौन बनाता है, जो सबसे बड़ी मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को सबसे बड़ा फायदा जो आपकी जो हुआ है, इसका फायदा मिडिल क्लास ही ओपिनियन भी बनाता है पब्लिक में, ठीक है। और जहाँ तक किसानों का, मैं ये कह रहा था कि किसानों का इसमें एक और बात कहूँगा कि सीवर वाला भी एक पक्ष आया है कि सीवर मैनुअल जो सीवर था उसको पूरी तरह से उस पर बैन लगाया जाएगा, उसके लिए मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से हर जिले में औषधालय खोले जाएंगे, गवर्नमेंट खोलेगी। तो ये जो बेसिक नीड है उनको भी हमें थोड़ा पॉजिटिवली उन चीज़ों को लेना चाहिए कि एक एज ए अपोजिशन में जो सारी चीज़ें हैं स्टेटिकल रिपोर्ट में बना सकता हूँ, हर डिबेट दे सकते हैं। दिल्ली में इंतखाबात हैं, इलेक्शन होने वाले हैं असेंबली के, और शिवम साहब जिस तरह से गुडी गुडी बातें कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बेहतर है, तो फिर इंतखाबात का जो महवर व मरकज है वो शाहीन बाग क्यों बना रखा है? गुड, ये बड़ा सवाल है। अब पहले देवराज जी को सुन लेते हैं। आप समझ रहे हैं देवराज जी क्या कहना चाह रहे हैं बात इस पे? देखिए, ये सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर दिल्ली में शाहीन बाग पर चुनाव क्यों हो रहे हैं? देखिए, शाहीन बाग पर चुनाव तीनों पार्टियां कर रही हैं, कोई एक पार्टी नहीं कर रही, सभी इंटरेस्टेड है इसमें। कोई भी अगर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता तो कब तक खत्म हो जाता। तो इसमें सारे जिम्मेदार हैं, मैं इसको मानता हूँ एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। ये नहीं कह सकता कि इसके लिए हटाने के मूड में कोई भी, क्योंकि इन सभी को गोली मारो गद्दारों को, पॉलिटिकल तौहीन बाग, देखिए पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का अड्डा बन गया है शाहीन बाग। जी देखिए, जहां तक बात देश के गद्दारों को गोली मारो आगे वाली जो लाइन है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इस देश के गद्दारों को तो गोली ही लगनी चाहिए। बहरहाल वो काम पुलिस का है तो पुलिस करे। नहीं, लेकिन ये तय कौन करेगा कि गद्दार कौन? कानून तय करेगा जी, कानून तय करेगा। हमारे पास चार्जेस है, हमारे पास कानून है। गोडसे के अनुयायी हैं ये तो गोली मारने के माहिर हैं। आज भी शिवम त्यागी अभी थोड़ी देर पहले शाम को भी देखिए, एक शख्स पहुंच देश में एक शख्स पहुंच जाता है और फायर करने लगता है। बिल्कुल गलत है। आज कोई जख्मी नहीं हुआ। मैं एक चीज की गारंटी, इमरान भाई, मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, उस शख्स के खिलाफ इस देश में उस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूं, जुवेनाइल होने के नाते उसको 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन नहीं देंगे हम केजरीवाल की तरह। ये गारंटी मेरी तरफ से ले लीजिए अभी।
फिर राजनीति शिवम जी, अरे कमाल है, आप आप जुवेनाइल जी, बलात्कारी को 10,000 रुपए और एक सिलाई तरफ मशीन गोली दे दो मारने की बात और हम करते कह हैं। रहे हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तो आप कह रहे हो फिर साहब राजनीति एक हो तरफ गोली मारने की बात करते हैं, कोई मार इस देता है तो देश आप बोलते हैं के- सिलाई नहीं, मशीन नहीं देंगे, हम हमें देखिए, पाक साहब छोड़ दो। हमने ये नहीं कौन सी कहा कि- राजनीति कर रहे हैं अच्छा आप? एक चीज बताइए, अगर मैं कहता हूं देश के गद्दारों गोली मारो, तो आप क्या अपने आप को गद्दार समझ लेते हैं क्या? मैं वही कह रहा हूँ आप क्या समझ लेते हैं? मैंने नहीं कहा कि शिवम, संजीव जी सवाल गद्दार आप हैं। समझे नहीं ठीक से। अब्बास जी वही पूछना हम चाहते हैं कि जब बहस को डाइवर्ट नहीं करना चाहते। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप बजट की जो तारीफें आप बयान कर रहे हैं, इतनी तारीफें होने के बावजूद भी आप झारखंड हार जाते हैं, आप राजस्थान हार जाते हैं, आप एमपी खो देते हैं, ये फिर कैसे हो रहा है ये सब? रोजगार ही रोजगार है अगर देश में, तो फिर ऐसा क्यों? नहीं देखिए, ये ऐसा किसी ने नहीं कहा कि रोजगार ही रोजगार है। तो फिर राहुल जिस- गांधी का जिस तरह- इल्जाम इस वक्त सही नहीं, लगता है जिस जो तरह उन्होंने से- बजट की नहीं, बात जिस- कहा? नहीं नहीं, सुन लीजिए। रोजगार को लेकर कुछ सुन नहीं। लीजिए, देखिए राहुल गांधी तो आज 2.5 घंटे पहली बार संसद में इतना लंबा बैठ लिए, बहुत ज्यादा परेशान। अखिलेश थाईलैंड यादव से कह रहे डायरेक्ट थे आए कि किसी तरह से बोलने 2.5 के घंटा लिए ही बिता कुछ पाए। नहीं है। उनका लाइन देखा होगा आपने तो आपको समझ आया होगा कि उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं था। लेकिन हाँ, जहां तक इलेक्शन से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस हिसाब से मंदी है, जिस हिसाब से सुस्ती है, उसका असर कहीं ना कहीं भारत पर भी जरूर पड़ा है। और जहां तक बात रोजगार की, उल्टा उस पर बता पड़ा रहे है। हैं। अब ये ना हो जाए लेकिन- शिवम की भारत की वजह से, शिवम ये ना हो भगवान जाए ने बेशक दो दिए संजीव जी, शिवम- लेकिन सुनता इंसान एक ही आदमी शिवम को, त्यागी इसलिए सुनिए, उनको- शिवम त्यागी, ऐसा ना हो जाए कि भारत की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ने लगे। अरे अब रिपोर्ट हालांकि आती है ना। आईएमएफ ने ही दिसंबर में 2018 में ब्रांड्स उनके एक कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्होंने ही कहा था कि जिस तरह से हिंदुस्तान की ग्रोथ जा रही है, उस हिसाब को देखते हुए आने वाले समय में भारत जो है इस विश्व का मतलब विश्व को लीड करेगा। बावजूद उसके मैं एक और चीज कह देना चाहता हूं, इस दुनिया की टॉप 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं, बड़ी और IMF टॉप की 6 गीता बड़ी गोपीनाथ ने क्या अर्थव्यवस्थाएं कहा है? हैं, उनमें से अभी हाल भी फिलहाल भारत में- उनमें से अभी भी भारत हाल सबसे फिलहाल में- बेहतर कर रहा है। हाल उसके फिलहाल लिए भी में- सिर्फ एक गूगल करने की आप जरूरत पिछली है। बात और छोड़ दीजिए। उसको हाल भी- फिलहाल में मैं भी तो IMF के गीता मैं गोपीनाथ ने मैं क्या कहा? आज ही की बात कर रहा हूं। क्या कहा है? संजीव जी, मैं आज ही की बात कर क्या रहा हूं कहा कि है इस उन्होंने? दुनिया में जो टॉप 6 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें अभी भी भारत सबसे बेहतर कर अब सुन रहा लीजिए, है। मैं बता रहा हूं लेकिन आपको। लेकिन आप मैं उसके अंधेरे साथ में एक मत और चीज रखिए। ऐड कर दे रहा हूं। आप अंधेरे में मत रखिए, ऐसा गलत- नहीं है, गलत ऐसा बयान नहीं, नहीं कीजिए। ऐसा नहीं है गलत कि बयान इसमें नहीं। सुधार नहीं हो सकता। सुधार, अरे साहब अरे आजकल सुनिए तो सही। टेक्नोलॉजी का जमाना है, अरे सुनिए नेहरू जी तो का सही। समय थोड़ी है, चिट्ठियों से गीता थोड़ी काम गोपी- चलेगा। गूगल कर लीजिए आप। IMF प्रमुख गीता गोपीनाथ ने ये कहा देखिए। है कि विश्व में मंदी की वजह से भारत में मंदी नहीं है, भारत में मंदी अच्छा, की वजह से एक विश्व में बयान मंदी आया है तो आप तो इसी को लेकर उसको- तकिया कलाम बना लेंगे। मैं तकिया कहता हूं आप एक काम करिए ना, आप एक काम करिए, वो सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्ट्रैटेजी पढ़ लीजिए, उनकी मतलब स्थिति एक- पढ़ लीजिए। एक साल आप पह- चाइना को पढ़ लीजिए, अभी 3 दिन पहले 30,000 नौकरियां सिर्फ एक दिन में चली आप गई। एक साल आप पहले अमेरिका तक को स्टेटमेंट पढ़िए, को- आप ईरान को पढ़िए, आप रशिया को पढ़िए, आप हिंदुस्तान को पढ़िए, आपको आवाज से समझ में आ दबाइए जाएगा नहीं। परेशानी। आवाज से दबाइए शिवम नहीं। त्यागी, अच्छा, बांग्लादेश को भी आवाज समझ में लेते मैं क्या हैं। काली शिवम पट्टी बांधूं? त्यागी, क्या आप मुझे चाहते नहीं कि मैं बोलूं? शिवम त्यागी, बोलने नहीं बांग्लादेश की हालत हमसे बेहतर हो रही है, उसको भी समझ लेते हैं। आप बोलने ही नहीं दे रही है। एक चीज समझ लीजिए इमरान जी, इस देश की जो बराबरी है ना आप बांग्लादेश से कर सकते हैं, ना नेपाल से, ना भूटान से, और ना ही फिनलैंड से। एक छोटे देश के चैलेंजेस अलग होते हैं, एक बड़े देश के चैलेंजेस अलग होते हैं। बांग्लादेश इतना सा देश है, हमारे उत्तर प्रदेश जैसे स्तर का माहौल है, आप इस चीज को समझिए। हमारे चैलेंजेस अलग है, हमारी डाइवर्सिटी अलग है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। बांग्लादेश से कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आपको करना है बड़े देश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से करिए, क्योंकि उनके पास भी उसी तरह के चैलेंजेस है। लेकिन हाँ, बांग्लादेश जरूर अच्छा कर रहा है क्योंकि छोटा देश होने के नाते चलिए कहीं ना शिवम कहीं जी, इस हम चीज का एक उसको फायदा हुआ है। वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी बजट पर बहस जारी रहेगी। बजट पर हमारी खुसूसी पेशकश इस वक्त आप देख रहे हैं आज का मुद्दा में। हम अपने पैनलिस्ट के साथ दिन भर आपने अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर तमाम बातें सुनी होंगी। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर उनका निचोड़ आपके सामने रखा जाए। बहुत अच्छा पैनल मेरे साथ है। संजीव कौशिक जी, आप लगातार हुकूमत के आलोचक रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, हम भी दिखा रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने बजट सुनने के बाद कहा रोजगार को लेकर एक शब्द नहीं कहा गया, कोई बड़ी बात नहीं कही गई है। उनकी इस बात को आप सिर्फ सियासी मानते हैं या इसमें कुछ सच्चाई देखते हैं? इमरान भाई, सीधा सवाल है, इसके लिए कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक आदमी को जब रोजगार नहीं मिलेगा वो पैसा कमाएगा नहीं, जब कमाएगा नहीं तो बाइक खरीदेगा नहीं, जब बाइक नहीं खरीदेगा तो बाइक बनाने वाले बनाएंगे क्यों? जब वो बनाना नहीं चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? वो बिकेगी नहीं तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? ये पूरा एक चेन सिस्टम जो है, अब ये बात जिनको समझ में नहीं आती है ये बताने के लिए बताएं, जिस तरह से भी समझाने के लिए समझा दें। मैंने कहा कि शब्दों की बाजीगरी में माहिर है। हम ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स आपने पहले ही, आज की बात नहीं है, सितंबर महीने के, पिछले सितंबर महीने में आपने कम कर दिया, उसका कुछ असर दिखाई दिया?
आपको? नहीं दिखाई दिया। क्योंकि मार्केट में खरीदारी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करने वाला इन्वेस्टमेंट करके बनाएगा क्यों? ये बात इनको समझ में नहीं आती है कि उस जो टैक्स कम कर दिए गए थे कॉर्पोरेट हाउस के, उसके अंदर में जो काम करने वाले कर्मचारी थे उसकी तो आपने सुध ली ही नहीं। आखिर उसके बारे में यदि आपने सोचा होता है, क्योंकि उसी से आगे चल करके वो पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है, तो ये जो गोल गोल बार बार मैं कह रहा हूं कि गोल गोल ये घुमाने की बातों की बाजीगरी ये घुमाएंगे और आने वाले वक्त में ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि बेरोजगारी चरम स्तर पे है। और बेरोजगारी पर आपने 1 घंटे 2 घंटे 42 मिनट में कभी बेरोजगारों के बारे में कोई बात सुनी आपने? ईमानदारी से पूछ रहा हूं मैं आपसे, नहीं सुनी आपने। चर्चा इस पे होनी चाहिए थी। सबसे भयंकर मार जो है यहाँ के युवाओं पे बेरोजगारी के तौर पे है, सर पे है, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। क्योंकि पता है कि इसके बारे में चर्चा रोजगार कैसे पैदा होंगे? बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही हैं, बैंक डूब रहे हैं, लोगों के कारोबार चौपट हो गए हैं, लोगों की जेबें भरेंगी कैसे? देखिए, मुझे लगता है अगर इतने सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिना मैन पावर के पूरे हो सकते हैं। अगर हम कृषि के क्षेत्र में बात करें तो वहां पर भी सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को आपके सामने रखा है। जाहिर है वहां पर भी मैन पावर की जरूरत है। अगर इसके अलावा और नहीं बोलना पड़ेगा मुझे किसी। अब देखिए, परेशानी है कि मैं इतनी शांति से सुन रहा था। अगर मुझे भी आपसे बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मैं इसलिए चुप रहा कि आप बोलोगे आवाज दबा दी गई। अब दिक्कत ये है, शब्दों की जादूगरी कर कौन रहा है? मतलब मैं चिल्लाऊं, मेरी मजबूरी, मेरा टाइम है ना। अगर आपको लगता है आप उस बात से सहमत नहीं है तो जब मैं पूरा कर लूंगा बोलिए। बिल्कुल नहीं, आप घुमाएंगे। शिवम, जिनके पास रोजगार था उन्हें वहां से उस रोजगार से बेदखल किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। इमरान जी, हालात ठीक नहीं है। रोजगार जा रहा है। सबसे बड़ा मसला जो है ना वो पेट का मसला होता है, रोजी रोटी का मसला होता है। और इस वक्त पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मसला रोजगार ही है, चाहे वो कारोबार हो चाहे वो कोई रोजगार। जी, मैं सबसे पहले बड़ा क्लियर कर देता हूं संजीव भाई, वंस एंड फॉर ऑल सुन लीजिए। सरकार के ही आंकड़े हैं कि पिछले 45 साल में जो परेशानी है वो सबसे ज्यादा है। देखा है ना आपने, तो सरकार ने माना है ना उस बात को। बार बार जो आप ये रीएम्फसाइज करके कह रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही है, मान नहीं रही है, अरे हमने ही डेटा दिया है आपको, सुन लीजिए। हैंग ऑन नाउ, अब हैंग ऑन। तो जाहिर है सरकार इस बात को मान भी रही है, समझ भी रही है अच्छी तरह से। आपने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो डेटा आपने दिया वो डेटा कहीं ज्यादा। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, पिछले 6 साल में कोई एक ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से लेकर और एक पुलिस के जवान तक ने जो काम किया हो उसको इस देश के विपक्ष ने कहा हो कि नहीं ये सही है? ये व्यक्ति वो है, इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलेबल नहीं से लेकर नीचे तक ये कहेंगे कि ये सारी एजेंसियां बिकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है। रोते देखा है। अरे कमाल की बात है, के साथ इस देश में आपने हालात नहीं देखे कि आप इस देश को, अगर संजीव जी अगर आप इस देश को बहुत अच्छी तरह से देखे हैं और संसद को बहुत अच्छी तरह से देखा है, हमने भी वो सिचुएशन देखी है इस देश में कि तेलंगाना को बनाने के लिए कांग्रेस ने संसद को बंद करके और लोगों को बालों से खींचकर बाहर फेंक दिया था, तब दूसरा स्टेट बना था। क्या वो लोकतंत्र था? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको। लेकिन बावजूद इसके इस देश में जब हम विपक्ष में थे, हमने ये नहीं कहा कभी भी कि सरकार जो आंकड़े दे रही है वो गलत है। जाहिर है आपको दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि आपको विश्वास नहीं करना है। कोई यूरोपियन यूनियन अगर किसी बात को कहेगी तो आप जेन्युइन मान लेंगे, लेकिन इसी देश की सरकार अगर आपको कहती है कि देखिए ये आंकड़ा है, ये सिचुएशन है, बेरोजगारी की ये हालत है, तो आप कहेंगे देखिए नोटबंदी से क्या पाली आप? लेकिन हम नहीं मानते इस बात को। नोटबंदी से क्या पाली? बात बिल्कुल साफ है। आज सिचुएशन देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में आतंकवाद की घटना कितनी घटी है पिछले 6 साल में? नोटबंदी की वजह से। अरे बताइए ना कितनी घटी है? मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूं। अरे कमाल है, पीएफआई की फंडिंग कमाल है। अरे पीएफआई की फंडिंग हुई है तो इलाज हुआ है ना, लेकिन इसी चैनल पर बैठकर आप रोज पीएफआई को डिफेंड करते हो। बात नहीं सुनेंगे, रोज पीएफआई को। अरे कमाल की बात है, मतलब सबसे ज्यादा बोल खुद रहे हैं और साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि बोलने नहीं दोगे। इतने ही डिजिटल लेन देन पे जब आपकी इतनी संजीव कौशिक साहब, क्योंकि आप जैसा नकारा विपक्ष इस देश में है जो कहता था कि आधार को मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। लगातार सरकार डिजिटलाइजेशन की बात करती है, आपको उससे दिक्कत होती है। हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन करो, आप कहते हो नहीं यार ऐसे कैसे, राहुल गांधी यहाँ के नागरिक सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो नकारा आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश सारे माने हैं सरकार ने, लेकिन बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो नकारा आदेश। पीएफआई पे लगाम है ना, पीएफआई पे लगाम है। कैसे हो गया? झारखंड में हमारी सरकार ने ही लगाम लगाई थी। वामपंथी सरकार, फंडिंग कहां थी? कान कहां है ना? बहुत सारे बिरयानी एक्सपोर्ट करने वाले लोग जो 10 जनपद से सीधा शाहीन बाग पहुंच जाते हैं। क्या करें आप? मैंने तो आपको भी देखा था शाहीन बाग में। कहां चले गए आप? मतलब फिर आप बिरयानी की बात करेंगे तो मैं जवाब ना दूं आपको, आप ये कह रहे हैं। शिवम साहब, शिवम जी, शाहीन बाग में जो दिखता है वो आपको कैसा लगता है?
आपने कहा कि आप भी मुझे शाहीन बाग में दिखे थे, 10 जनपद से सीधे शाहीन बाग। मुझे कैसा शाहीन बाग में क्या, जी मैं शाहीन बाग क्या मुझे ISIS कैसा का लगता अड्डा है है क्या? मुझे कैसा लगता है या दिखता है उससे किस सेंस में ये बोल रहे थे? नहीं, आपको कैसा लगता है? मैं बता देता हूं, मुझे कैसा लगता है दिखता है उससे वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यही इस महत्वपूर्ण कानून के है। नहीं इस कानून के हिसाब से अरे वो यही सही। अरे महत्वपूर्ण सुन है। लीजिए, इस कानून अरे के अभी तो हिसाब आप से यही सही बोल है या रहे थे। गलत है आप वो फिर जरूरी बोलने लगे है। आप। अब इससे कोई आप मुझे हैकल नहीं कर अरे सकते। हमें वो वहां कोई देखा फायदा नहीं। मैं बता था। देता हूं, इस देश में आपने धरना हमें प्रदर्शन वहां देखा करना, था। सड़कें रोकना, सारी आपने चीजें हमें जायज है, वहां लेकिन देखा इसी था, देश गुनाह कर दिया क्या हमने? में इसी देश में वहां बाबा हम गए थे, भीमराव गुनाह कर अंबेडकर दिया के क्या? संविधान में ये बिल्कुल आप साफ देशद्रोही है कि बताएंगे? आपकी आजादी तब तक है हमें जब तक पाकिस्तानी सामने वाले की बताएंगे? आजादी में खलल ना पड़े। आपको धरने करने हम गए करिए थे। इसी देश में, इसी प्रदेश में हम गए जंतर थे। मंतर है ना, उसी रामलीला मैदान है ना, शिवम साहब। आप जाइए वहां पर अरे हम प्रदर्शन गए थे करने, वहां कौन रोक रहा है? हम जाइए गए थे ना। वहां पे। अगर आपको इतना ही लोगों से प्यार है, मैं तो शिवम कहता हूं साहब, जनपद में बिठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनता से लेकिन बाबा पूरे अम्बेडकर पूरे के स्टेट को उसी पैरालाइज दस्तूर कर के दिया आपने। मुताबिक, ये दिल्ली की शिवम जनता समझ साहब, रही है बाबा आपको। अम्बेडकर के उसी दस्तूर के मुताबिक आप जनता किसी समझ को रही है। मजहब के नाम पर किसी की क्यों शहरियत दे और ले नहीं सकते। लेकिन कहां? हिंदुस्तान में ना जी। तो हिंदुस्तान के तो लोगों के लिए बिल ही नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में इस देश के किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का अगर नाम हो तो मुझे बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से इस देश में जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर कोई भी कानून नहीं बन सकता, which is absolute right। इनके But लिए समस्या इस ये देश है के कि किसी आप- व्यक्ति के लिए ये कानून है ही नहीं। इनके हम लिए साफ कह समस्या रहे ये हैं है कि 3 ये देशों के लिए कानून है, पाकिस्तान वहां के अल्पसंख्यकों की चिंता करेंगे। अब आपको लेकिन प्यार है क्या? हिंदुस्तान के आप कह अल्पसंख्यकों दीजिए ना पाकिस्तानी मुस्लिम से प्यार है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मान लूंगा संजीव भाई, कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तान it's के, fine। अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों हमें की चिंता सबसे प्यार, करेंगे, हमें लेकिन सब हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों की संजीव बात नहीं कौशिक जी, करेंगे। एक बार लास्ट बार और क्रोनोलॉजी आपको समझा देता हूं। 26 पांच सितंबर साल तक 26 सितंबर हिंदुस्तान के 1947 को पांच इसी साल- देश के राष्ट्रपिता ने कहा था प्रार्थना सभा में कि अगर इस उधर दूसरी तरफ देशों में अगर किसी को कोई माइनॉरिटीज को परेशानी होती है तो इस देश का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है कि आपको यहां उनको लाना पड़ेगा। और यहाँ के minority को- 1949 में यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट minority को- असेंबली के और भाषण यहाँ के के दौरान minority को- जवाहरलाल नेहरू अरे ने कहा यहाँ था, के भरोसा minority दिया की था बात उन लोगों कीजिए। को कि यहाँ अगर के उधर कोई minority दिक्कत की होती बात है तो हम कीजिए। आपके जिम्मेदार हैं। अरे यहाँ के minority की बात 1951 में नेहरू लियाकत आप पैक्ट हुआ, जाएंगे उसमें भी ये चीज तय हुई अरे थी। यहाँ प्रकाश के करात ने minority चिट्ठी के लिए लिखी, बात मनमोहन कीजिए सिंह ना। ने चिट्ठी लिखी। आपके अपने ही ये देश सारे के- एजेंडाज हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं और आप शिवम अभी का तक ये ये क्रोनोलॉजी तो यही है ना कि सवाल सुन लो एंकर जब जी। जब सब कुछ देश में इतना बढ़िया और इतनी अच्छी सोच है तो इस छोटे से इशू पर इतना लंबा चौड़ा टेंशन करवाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जी, मैं बता चुनाव दिल्ली में है, फिर बिहार में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है। तो सवाल ये है जब सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर ये सब करने की जरूरत हाँ, क्या? बिल्कुल सही आपका सवाल है इमरान जी। जब मेरे ही देश में एक विधायक ऐसा हो जो खड़ा होकर भीड़ में कहता हो कि सुनिए, अगर नरेंद्र मोदी सरकार आ गई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया, तो चिंता मत करिए, ये लोग आपकी दाढ़ी कटवा देंगे, और मेरे ही देश ये में लोग ऐसा गृहमंत्री ये भी लोग है जो आपका कहता है बुर्का यहाँ हटवा पे देंगे, ये लोग आपको चलने नहीं देंगे, काट देंगे। अगर आप इस तरह के भाषण देंगे उसके बाद लोग सड़कों पर आएंगे, तो जाहिर बात है इस देश की जनता को जवाब चाहिए। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं, इसी देश में खड़े होकर, इसी देश में खड़े होकर लोग चिकन नेक काटने की बात कर रहे हैं और मेरे बराबर में बैठे हुए व्यक्ति उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक व्यक्ति पड़ा हुआ जेएनयू का शाहीन बाग जाकर, अलीगढ़ जाकर कहता है कि सुनिए, असम को इस देश से काट दीजिए, और उसी के समर्थन में जामिया में सॉलिडारिटी में एक हंगामा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं। देख लिया है कि मतलब कमाल की बात। मंत्री ने अच्छा, ये तो वही सोच है जो पाकिस्तान बनाने वाली सोच थी। अब उनको आप गद्दार नहीं कहेंगे या फिर ये नहीं कहेंगे, मैं तय नहीं कर रहा हूं। अच्छा, वो गद्दार और मैं है, बैच भी नहीं वो लगा। लोग गद्दार हैं अरे ना। मैं शर्जील की बात कर रहा हूं, अमानतुल्लाह की बात कर रहा हूं, लेकिन आरफा मैं फिर खानम भी को कहता जवाब हूं- देना चाहती हैं। जी, आरफा बिल्कुल, खानम बहुत देर से इंतजार में है, आप जवाब दीजिए। मैम मेरे पास वक्त कम है, जल्दी से अपनी बात रखिए। बहुत देर से मैं शिवम जी को सुन रही हूँ और काफी अच्छे प्रवक्ता भी हैं। आई होप और- आप संजीव जी को भी हाँ, सुन रही थी। नहीं बिल्कुल, मैं नहीं, पहले मैं आप पे आऊंगी संजीव जी, तो अभी बाद में आऊंगी, पहले आपकी बात जी, करती हूँ। बिल्कुल। तो जहां तक ये जिस तरीके से ये प्रतिक्रिया दे रहे थे बजट पे, शाहीन बाग पर, तो मैं ये कहूंगी शाहीन बाग छोड़ दीजिए, आप बात करिए, आपके पास दिल्ली चुनाव के लिए मुद्दा क्या है, ठीक है, आप इसकी बात करिए। आप शाहीन बाग छोड़ दीजिए, आतंकवादी बोलना छोड़ दीजिए, गद्दार कहना छोड़ दीजिए, देशद्रोही कहना छोड़ दीजिए, आप मुद्दा बताइए, दिल्ली का मुद्दा क्या है आपके पास, ठीक है, मैं जवाब देता हूं। दीजिए। शाहीन बाग मैंने शुरू किया। आप अरे शाहीन मैं बाग प्रियंका, जवाब अरे दीजिए। कमाल की बात है। जवाब आप दीजिए, मतलब लोगों को जवाब दीजिए। आप कहोगे बजट रैली में खड़े होकर अरे फिर कि वही सुनिए बात है। 13% बजट की वोट जगह- बटना बजट नहीं की चाहिए, जगह घुमा और फिरा के बीजेपी आप जब उस पर बजट जवाब देगी तो में- आप कहोगे आप तो वैसे आप कमीनों लोग हैं। मैंने मतलब आपसे आप साफ- लोगों को साफ रामलीला क्वेश्चन मैदान में किया है। खड़े होकर सर, प्रियंका मेरा गांधी साफ कहेंगी सवाल आपसे कि शिवम सड़कों जी पर है। आइए, दिल्ली के बीजेपी लिए जब मुद्दा उस पर क्या है जवाब आपके देती है तो पास? कहते हो अरे साहब बीजेपी अरे जवाब क्यों भैया, दे रही है? आपके पास बीजेपी मुद्दा जवाब क्या है दिल्ली के देगी। लिए? अगर आप आपके लोगों को पास- भड़काओगे, सड़कों पर फिर वही बुलाओगे, बात इकट्ठा करिए, करोगे, फिर वही हंगामा बात कराओगे, करिए। यूनिवर्सिटी में आप ये पत्थरबाजी छोड़िए, कराओगे, तो आप जाहिर दिल्ली है के लिए इस मुद्दा देश की क्या लाए सरकार और आप? पार्टी होने के नाते हम आप उस पर दिल्ली बात के लिए करेंगे। मुद्दा क्या लाए? पहले ये मैं बताइए। शाहीन बाग लोगों को लेकर नहीं फिर आता,
मैंने इकट्ठा नहीं किया। अमानुतुल्लाह खान मेरी पार्टी से नहीं है, प्रियंका गांधी मेरी पार्टी से नहीं है। अमानुतुल्लाह फिर
शाहीन बाग। अरे कमाल है क्योंकि आपने खड़ा किया है उसको। अरे जरूरी है ना इस जनता को बताना कि शाहीन बाग बना किसकी वजह से। चिल्लाइए मत, मेरी बात नहीं चिल्ला, मतलब मैडम आप चिल्लाए तो ठीक, मैं चिल्लाऊं ये तो नहीं हो सकता ना। चलिए अफसोस तो इसी बात का है कि बेहतर सुविधाएं, बेहतर सहूलत को लेकर के जो कि बजट में घोषणा की गई है, बड़ी बड़ी बातें रखी गई है, काश की इंतखाबात इस पर होते, लोग वोट इस पर करते तो वो सबके लिए बेहतर होता, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। सियासत अपने उरूज पर है। अब देखना ही होगा कि हुकूमत ने जो ये बजट इस पहले 2.0 मोदी 2.0 ठीक है। बहुत शुक्रिया शिवम, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अरफा जी, शुक्रिया शिवम, बहुत शुक्रिया। मैं बुलाऊंगा आप लोगों को, मैं बुलाऊंगा सर, आप लोगों को बुलाऊंगा, इस पर भी हम और बात कर लेंगे। शुक्रिया अरफा जी, इस पर भी हम लोग और चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की बातचीत के शुक्रिया। देखना ही होगा इस बजट का कितने लोगों तक किस तरह से फायदा पहुंच पाता है, और मोदी 2.0 का पहला ये बजट है, अब कितने दूर तक ये जाता है जैसा कि इसे बनाया और बताया जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी, वक्त बताएगा। हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रहिए जी सलाम के साथ।